नमस्कार। बीएससी आईपीएफ की श्रृंखला में जहाँ पे हम आरबीआई के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को कवर कर रहे हैं, उसमें ये अब तक का 9वां वीडियो है और इसमें हम देखने वाले हैं कि आरबीआई ने जो लिक्विडिटी दी उसके कारण इंडिया के मनी मार्केट में क्या इम्पैक्ट हुआ। तो एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। बैलेंस शीट एक्सपैंडेड कंसिडरेबली। आरबीआई की बैलेंस शीट एक्सपैंड हुई, इसका मतलब है आरबीआई ने बहुत ज़्यादा नोट्स प्रिंट किए, आप ये बोल सकते हो। The unprecedented infusion of liquidity has affected the near end term curve. अब near end term curve का अर्थ क्या है कि जब आप yields देखते हो इंडिया में, तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, 10 ईयर, 20 ईयर, ऐसे अलग अलग ड्यूरेशन के अलग अलग मैच्योरिटी के गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करता है और उनके ऊपर जो रेट मिल रहा है उसको बोला जाता है वो पर्टिकुलर मैच्योरिटी का रेट। जैसे यहाँ पे जस्ट एक उदाहरण के लिए, ये रेड लाइन शॉर्ट टर्म वाली है और ये ब्लैक लाइन लॉन्ग टर्म 10 साल की है। तो आज की तारीख में इंडिया का शॉर्ट टर्म यील्ड ये 3.29 चल रहा है, यानी कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को अगर 3 महीने के लिए लोन लेना है तो एनुअली 3.29% होगा, और अगर 10 साल के लिए अगर उनको लोन लेना है तो एनुअली गवर्नमेंट के लिए 5.99 रेट रहेगा, ऐसा उसका मतलब होता है। अब वो क्या बोल रहा है, अनप्रेसिडेंटेड लिक्विडिटी हैज लेड टू फंडिंग रेट्स, तो यानी कि हैव फॉलन लोअर देन 10 to 15 लोअर देन द लेट अक्टूबर। ध्यान दीजिए, ये चार्ट अगर आप देखेंगे, आप देख सकते हो कि सभी ये तो स्प्रेड्स हैं, पर अपने लिए इंटरेस्ट रेट्स में का डिफरेंस यानी कि स्प्रेड होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सभी लाइनों में अंतर बहुत ज़्यादा है। बस इतना समझ लीजिए कि ये सभी लाइनों में अंतर बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोविड का समय है और उसके बाद सभी एकदम से सट के एकदम से ज़ीरो के पास आ गए। तो बस ये समझने की कोशिश करनी है, ये जो भी है क्या है, इसका टेक्निकल अर्थ समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो रहा है कि जब पैसा कम रहता है, तो आप सोच सोच के पैसा देंगे कि किसकी रिस्क कितनी है, उसका रिस्क, फिर उसके हिसाब से उसको कितना इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए। तो जो ये जो अंतर है इंटरेस्ट रेट्स में का, ये तो स्प्रेड्स हैं वैसे, पर समझने के लिए आप समझ लीजिए कि ये जो अंतर है, जो हाई रिस्क रहेगा उसका सबसे ज़्यादा ब्याज दर रहेगा, जैसे ये ऑरेंज लाइन समझ लीजिए, और जो लो रिस्क रहेगा उसका सबसे कम रहेगा। तो अब जब लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जो कि पैंडेमिक के बाद हुआ, तो इतना पैसा अवेलेबल हो गया कि वो जो अंतर रहता है हाई रिस्क और लो रिस्क में का, जिसको स्प्रेड बोलते हैं, हाई रिस्क और लो रिस्क में का जो अंतर रहता है जिसको स्प्रेड बोलते हैं, जो कि नॉर्मली रहना चाहिए। अगर लो रिस्क वाला 5% है तो हाई रिस्क वाला मान के चलिए 8% रहना चाहिए, और इसके लिए इन दोनों में 3% का जो डिफरेंस रहता है उसको स्प्रेड बोला गया है। तो ये वो वाला स्प्रेड है, यहाँ पे अलग अलग टी बिल, रेपो, रिवर्स रेपो, सबके साथ के स्प्रेड्स निकाले। तो सामान्य भाषा में स्प्रेड रहना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि रेपो और रिवर्स रेपो के लो रिस्क और हाई रिस्क का इंटरेस्ट रेट एक नहीं हो सकता। सादी भाषा में, लो रिस्क अगर आपको 5% पे मिल रहा है तो हाई रिस्क आपको 5% पे नहीं मिल सकता। कैसे मिलेगा? हाई रिस्क ज़्यादा है तो 6, 7, 8% मिलना चाहिए, उन दोनों में थोड़ा अंतर ज़्यादा रहना चाहिए। लेकिन ये कब? जब सर्वसामान्य परिस्थिति रहती है, जब पैसा कम रहता है। अब सोच लीजिए ये ऐसा ही है और एकदम से पैसा छोड़ दिया आपने बाजार में, एकदम से पैसा छोड़ दिया, तो उसके कारण क्या है कि पैसा आसानी से मिल रहा है, इसलिए जो लो रिस्क वाला है वो बोलेगा मैं 5% क्यों दूं, मैं तो 3% पे पैसा उठा सकता हूं, क्योंकि पैसा आसानी से अवेलेबल हो गया ना, तो इंटरेस्ट रेट्स कम चले जाएंगे। तो 5% वाला तो घटेगा ही, लेकिन उसका बेनिफिट, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी का बेनिफिट ये हाई रिस्क वाले को भी जाएगा, और हाई रिस्क वाले का भी इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, और जिसके कारण ये दोनों में का अंतर जो पहले 5% 3% था वो घटते 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 ज़ीरो हो जाएगा। तो ये जो चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि पहले किन्हीं दोनों में का स्प्रेड जो पहले 150-200 बेसिस पॉइंट था, यानी कि 1 से 2% हुआ करता था, वो अभी ज़ीरो, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी है, और ये सही बात नहीं है। तो आरबीआई का अब ये समझ में आ गया, तो अब आप समझेंगे
तो जनरली कॉन्सिक्वेंटली द रिस्क फ्री मनी मार्केट स्ट्रक्चर एट द शॉर्ट एंड हैज टच निगेटिव स्प्रेड्स हो गए। स्टेट ऑफ द लॉन्ग टर्म रिफ्लेक्ट द सरप्लस लिक्विडिटी कंडीशन, यानी कि जितना भी लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी उतने सब यील्ड्स दबे रहेंगे, ये पर्टिकुलर इसमें बताता है। तो ये समझने के लिए अच्छी बात है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप ये बात समझिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लो रिस्क और हाई रिस्क दोनों आप पेपर्स उसी रेट पे उठा सक रहे हैं। यहाँ पे रेड फ्लैग है बहुत बड़ा, आपको रेड फ्लैग इक्विटी मार्केट में दिखना चाहिए कि आप लो रिस्क, और क्योंकि कचरा शेयर्स इक्विटी मार्केट में भी तो भाग रहे हैं, जैसे अच्छे शेयर्स भाग रहे हैं वैसे खराब शेयर्स भी भाग रहे हैं, वही यहाँ पे हो रहा है। जैसे कचरा बॉन्ड है वैसे अच्छा वाला बॉन्ड भी है। तो जैसे यहाँ पे तो उसने रेपो, रिवर्स रेपो, टी बिल सब अच्छे लिए हैं, लेकिन ये आपको समझना चाहिए कि ज़्यादा पैसा आने के कारण लोग देखते नहीं हैं आगे पीछे, और हाई रिस्क वाले में भी पैसा चले जाता है। जैसे कि लॉस मेकिंग कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं और वो भी अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट हो रहे हैं। ऐसे कैसे लॉस मेकिंग कंपनी का आईपीओ आ सकता है 1 साल 2 साल 3 साल, आज आईपीओ तो आ सकता है, पर ऐसे कैसे इतने बड़े वैल्यूएशंस मिल रहे हैं? क्योंकि जब पैसा आसानी से अवेलेबल रहता है तब रिस्क जो है वो कैलकुलेशन मिसप्राइसिंग हो जाती है। तो ये इस वीडियो में से हमें सीखना है कि कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे पैसा डाल रहे हैं, वो थोड़ा सा सोच समझ के देखना चाहिए। क्योंकि जब ये उल्टेगा तब जो कचरा है वो एकदम से इलिक्विड हो जाएगा और आप उसमें से बाहर निकल नहीं पाएंगे। तो ये इस वीडियो में से हमें सीखना है। तो ये इस वीडियो का सारांश था। अगले वीडियो में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, 1.29 में रेपो रेट, वही मार्केट से रिलेटेड, बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड टॉपिक्स रहेगा। तो आप ये वीडियोस देख रहे हैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।